नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे गुरुकुल के महापाप की। गुरुकुल एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में आता है संस्कार, शांति और शिक्षा। लेकिन अगर वही गुरुकुल दर्द और साफ तौर पर दरिंदगी का अड्डा बन जाए तो क्या होगा? जहां बच्चों को मर्यादा सिखाई जाती है, वहीं पर उनके साथ अमानवीय की हदें पार हो जाएं तो फिर सवाल एक संस्था पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर उठता है। कानपुर का 11 साल का मासूम दिव्यांश, जिसे माँ बाप ने यह सोचकर गुरुकुल भेजा था कि उनका बेटा संस्कार सीखेगा, शिक्षित होगा, लेकिन महज 7 दिन बाद वही बच्चा अपने घर लौटा, जिंदा नहीं बल्कि एक सवाल बनकर। शरीर पर 40 से ज्यादा चोटों के निशान लेकर, सिगरेट से दागे गए जख्म लेकर, हाथ पैर बांध कर दी गई यातनाओं के संकेत लेकर और आरोप लगे कि कुकर्म के बाद बेरहमी से उसकी हत्या की गई। इस घटना में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर गुरुकुल में भी ये सब हो रहा है तो हमारे आपके बच्चे सुरक्षित कहां हैं? क्या माता पिता अपने बच्चों को कहीं भी भेजने से पहले डरेंगे? क्या धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर चल रहे इन ठिकानों की कोई जवाबदेही है? आज जनहित में बहस सिर्फ दिव्यांश की मौत की नहीं बल्कि बहस उस भरोसे की है जो ऐसी घटनाओं के बाद टूट चुका है, और उस सिस्टम की जो शायद ऐसी घटनाएं होने दे रहा है और सो रहा है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाएंगे हम। गुरुकुल में गुनाह, संस्कार की जगह अत्याचार, 11 साल के मासूम पर 40 जख्म, घर का बुझा चिराग, माता पिता बदहवास, संस्कार की पाठशाला या सवालों का अड्डा। गुरुकुल जहां वेद शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, क्या वहीं पर बच्चों पर जुल्म भी ढाए जा रहे हैं? कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र का रहने वाला 11 साल का दिव्यांश 15 अप्रैल को ही लखनऊ के आलमनगर स्थित रामानुज भागवत वेद विद्यापीठ गुरुकुल पहुंचता है एक नया सफर शुरू करने। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सफर सिर्फ 7 दिन में खत्म हो जाएगा और इस सफर का अंत इतना दर्दनाक होगा कि पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज सवालों के घेरे में आ जाएगा। बुधवार की सुबह घर पर एक फोन कॉल आता है। कहा जाता है कि आपका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है। खबर सुनते ही परिवार लखनऊ जाने की तैयारी करता, लेकिन उससे पहले ही गुरुकुल संचालक कन्हैया मिश्रा कार से पहुंचता है। घर से थोड़ी दूर पर दिव्यांश का शव छोड़ता है और मौके से फरार हो जाता है। लेकिन अपने पीछे सवाल छोड़ जाता है कि आखिर अगर ये हादसा था तो वो शव छोड़कर क्यों भाग गया? जब परिवार ने शव देखा तो उसके होश उड़ गए। शरीर पर 40 से ज्यादा चोटों के निशान थे, हाथ पैर बंधे होने के संकेत थे और सिगरेट से जलाए गए गहरे जख्म थे। परिवार का आरोप है कि दिव्यांश के साथ कुकर्म हुआ और फिर बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी गई। आज हम सुबह गेहूं के खेत से काट बांध के आए तो हमको ये पता लगा कि हमारा भतीजा जो है बीमार है, जिसको 15 तारीख को छोड़ने गुरुकुल स्कूल में गई थी लड़की। गुरुकुल कहाँ पर? लखनऊ में। अब ये पता हमको नहीं मालूम किस जगह उस लड़की का उनके मालूम है, लेकिन वहाँ से पता चला हमको कि वो बीमार है, तो वहाँ से अस्पताल इलाज कराने के लिए लाए हैं। तो हमारे भतीजे शैलेंद्र कुमार ने हमको बताया कि कहाँ ला रहे हैं, तो कि सरसौल लिए जा रहे हैं, तो जिसमें कहा रक्षा हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराओ। तो फिर पता चला कि रक्षा से जवाब हो गया, इसको रेजेंसी लिए जा रहे हैं। तो मतलब सही हालत है रेजेंसी में। तो हमने कहा उधर हम इस समय ड्यूटी जा रहे थे, तो जगह पर जब पहुँचे तो हमको लड़के ने बताया कि वो ख़त्म हो चुका। तब वहाँ से हम वापस आए तो यहाँ देखा उस बच्चे का शरीर कि जो कि मार के, चोट के और सिगरेट जैसे जलाए हुए कटे हुए बदन में तमाम प्रकार के चोटें के निशान मिले, और लाने वाला छोड़ के यहाँ से जा चुका था।
माता पिता जिन्होंने बेटे को गुरुकुल भेजा था क्योंकि उन्हें लगा कि वहां संस्कार और सुरक्षा मिलेगी, लेकिन आज वही माता पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मंगलवार को बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया, अगर कुछ होता तो जरूर बताता। पूरी घटना से गांव में गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है और मांग की है कि पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, परिवार की आर्थिक मदद की जाए और साथ ही उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। गुरुकुल कांड हादसा या साजिश? गांव में गुस्सा, इंसाफ की मांग। सिस्टम पर उठे बड़े सवाल। बेटे के लिए इंसाफ की पुकार। दिव्यांश को कब मिलेगा इंसाफ? मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि आरोपियों ने बेहद जघन्य तरीके से बच्चे की हत्या की है। ऐसा मामला उन्होंने अब तक के अपने अनुभव में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह निर्ममता से बच्चे की हत्या की गई है, उसी तरह आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने उप जिलाधिकारी नरवल को निर्देशित किया है कि आवास सहित राजस्व विभाग से मिलने वाली हर संभव सहायता पीड़ित परिवार तक पहुँचाई जाए। बच्चा जो लखनऊ में के गुरुकुल में पढ़ने गया था, लगभग एक सप्ताह पहले ही उसका एडमिशन कराया गया था। कल उसकी डेड बॉडी कुछ लोग उसके घर के बगल में बाहर छोड़कर चले गए, जो कि अमानवीय कृत्य है और जिसमें जितनी भी सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो मिलनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई है, यहाँ पर इसके वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, लखनऊ भी संपर्क में है। लखनऊ के कमिश्नरेट के द्वारा दोनों लोगों की संयुक्त जांच टीम बैठे और उनके खिलाफ जितनी भी कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है करवाएंगे और वो हमारा फर्ज है और हम उसको पूरा। उनके यही मांग है। देखिए किस समय देखिए ऐसे हुशू होते हैं ना कि जिस समय हमारे मीडिया वाले मित्र पूछते हैं कि उस समय कैसा लग रहा है, तो उनकी क्या मांग है? बेचारों की यही तो मांग होगी, उन्होंने पाप किया उनसे करें। पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो कार्रवाई शुरू हो गई। सूचना मिलते ही एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा और एसीपी चकेरी भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए गए हैं। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। कल 22 अप्रैल को महाराजपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि गौरिया गांव में एक गाड़ी आती है एक 11 साल के बच्चे को लेके और वहां माँ बाप के पास छोड़ के चली जाती है। और वो मृत अवस्था में उसको लाया जाता है। माता पिता अस्पताल ले जाते हैं पर अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और शरीर में बहुत सारी चोटों के निशान भी देखे गए थे। तो पुलिस जब जाँच करती है तो ये पता चला कि 16 अप्रैल के आसपास उस लड़के को रामानुज वेद विद्या गुरुकुल लखनऊ में उसका दाखिला कराया गया था। वो तब से वहीं पर था और उसका जो संचालक है कन्हैया मिश्रा, वही आके गाड़ी में गौरिया गांव में छोड़ के गया था। तो जांच पड़ताल में फिर ये भी पाया गया, हम लोगों ने लखनऊ टीम भेजी, वहाँ गुरुकुल में हम सब ने कैमरे देखे, एनवीआर रिकवर किए और कन्हैया मिश्रा भी हमारी अब हिरासत में है। दिव्यांश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे सवाल छोड़ गया है। कई बड़े सवाल हैं कि क्या गुरुकुल जैसे संस्थानों की कोई निगरानी है? क्या बच्चों की सुरक्षा सिर्फ भरोसे के सहारे है? और अगर वहाँ भी ये हाल है तो आखिर इस सब का कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। रवि सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ठाकुर सौरभ सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं और रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं। विनीत मिश्रा अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से, सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका का रुख कर लेंगे, हमारी संवाददाता हैं। सारिका, पूरे मामले में क्या अपडेट सामने आया है? बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और गुरुकुल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से ये घटना जो है 22 तारीख की है और उसके बाद लगातार ये तूल पकड़ते जा रहे हैं और इस पर अब जो है पुलिस
एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। कहा गया था कि जो छात्र है जिसकी मौत हुई है उसको जो संचालक थे गुरुकुल के उन्होंने ही यहाँ पर लाकर उसके घर के बाहर फेंका था उसके सबको, और उसके बाद जो है पुलिस एक्शन लेते हुए जो संचालक कन्हैया मिश्रा हैं उनको गिरफ्तार कर चुकी है, हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करी जा रही है। और उसके बाद जो गुरुकुल में कानपुर से एक टीम भेजी गई थी, वहां पर भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी जांच करी गई है, और बाकायदे पुलिस जो है इस पूरी तह तक पहुंच रही है कि ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है इसमें कितने सारे लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी, और उसके साथ साथ ये और कितने छात्र हैं जिनके साथ इस तरीके का कृत्य किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना है, और इसने न सिर्फ शिक्षा के मंदिर पर सवाल खड़ा कर दिया है बल्कि एक पुलिस का जो रवैया है उसको भी उजागर करने का काम कर दिया है। जिस तरीके से शिक्षा के मंदिरों पर छात्र के साथ कृत्य किया जाता है और उसके बाद उसके मरने के, तो इस तरीके की घटना की चपेट में कितने छात्र आ चुके हैं ये भी पता करा जा रहा है। हालांकि एक्शन मोड लगातार जारी है, और जितने लोगों के नाम और या फिर पुलिस की जांच में सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल, लगातार पूरे मामले में एक्शन है, लेकिन पूरा मामला अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़कर गया। हमारे साथ में खास मेहमान है रवि सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आखिर कब ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी? गुरुकुल में एक छात्र के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि कितना जघन्य अपराध है कि एक बच्चे को उसके घर के बाहर छोड़कर चले गए। मामले में ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद उसे यातनाएं दी गई और फिर उसकी हत्या की गई। क्या कहना चाहेंगे रवि जी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस प्रकार की घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और जघन्य अपराध है, और दोषियों को किसी भी प्रकार से इस प्रकार के आरोपियों को क्षमा तो नहीं देनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिसकी बात हमारे मुखिया सतीश महाना जी ने भी कही है, और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी रुख साफ कर रखे हैं। अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी स्पष्ट है। पूर्व में भी कई जो घटनाएं हुई हैं उनमें किस प्रकार से सरकार का क्या रुख होना चाहिए वो स्पष्ट है। बड़े से बड़े गैंग नेटवर्क को उन्होंने ध्वस्त कर रखा है। जहां तक गुरुकुल के सवाल है, इस पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस पर एक चिंता जताई गई थी, पीआईएल भी काफी डाली गई कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड के थ्रू गुरुकुल और इस तरीके के धार्मिक संस्थानों को दायरे में लाना चाहिए, और जिसके लिए हमारे केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2023 के थ्रू जीसीएफ की भी मांग की गई है। गुरुकुल क्रेडिट फ्रेमवर्क की तैयारी की जा रही है। चूंकि ये जितने भी धार्मिक संस्थान हैं इनमें टीटी या किसी भी प्रकार के शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये संचालक एक तरीके से फ्री है, तो वो उसमें जो सरकार का है उसका एक मापदंड तय होना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ना चाहिए। जहां तक इस प्रकार के अपराधों की बात करें तो निश्चय ही जांच का विषय है, और हमारी प्रदेश की पुलिस ने तुरंत ही इसको गिरफ्तारी करके एक उदाहरण पेश किया गया है कि सरकार कोई भी आरोपी हो उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का ढोल नहीं देगी, वो तुरंत ही इसके पीछे काम करेगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। ठाकुर सौरभ सिंह जी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की या धार्मिक शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही क्या होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना उसके ये लगातार काम करते रहते और फिर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। माता पिता ने गुरुकुल भेजा था कि बच्चे का भविष्य बेहतर होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे और वहीं पर बच्चा रहता था, बात भी हुई, लेकिन इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। और आप देखिए ना हिमाकत कितनी कि बच्चे को परिजनों के घर के मतलब बच्चे के घर के बाहर ही उस अवस्था में छोड़कर चले गए। पहले ये कहा जाता है कि आपका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है, हादसा था, तो फिर भागने की क्या जरूरत थी? सौरभ जी। मैडम बात सिर्फ एक शिक्षण संस्थान की नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के ये हालात हैं कि आप सिर्फ शिक्षण संस्थान, अगर गुरुकुल में ऐसी घटना हुई ये तो बहुत ही घोर निंदनीय घटना है। इसके साथ साथ आप उत्तर प्रदेश में किसी अन्य राज्यों में भी और साथ साथ अन्य शहरों में भी देखें तो कई सारे ऐसे शिक्षण संस्थान है। कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए, कानपुर यूनिवर्सिटी में केआईटी में भी एक छात्र की हत्या हो गई थी। कानपुर यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने जो है फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। कई सारी ऐसी समानता की घटनाएं देखी जाएंगी कि कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को नुकसान होता रहा है। इस पर सरकार की क्या जवाबदेही है, सरकार के साथ जो शिक्षण संस्थान है उनकी क्या जवाबदेही है? वो लोग इन चीजों से नकर जाते हैं और नकार देते हैं इन घटनाओं को। आज जैसे कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भाजपा पूरी तरीके से ये तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत क्राइम पे कंट्रोल कर लिया। अगर क्राइम पे कंट्रोल कर लिया है तो ये जो घटनाएं कर रहे हैं आखिर वो लोग कौन है? अभी हमारे भाजपा के भाई रवि सिंह जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो लोग
अपराधी हैं उन पे कंट्रोल पा लिया गया है। अगर ये कंट्रोल पा लिया गया तो ये लोग कौन है आखिरकार? ये आम घटना नहीं है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। विनीत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। विनीत जी, सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे अपराधों, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि दिव्यांश के साथ में कुकर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई, उसे यातनाएं दी गई। अगर कानूनी रूप से हम देखें तो ऐसी कोई धारा नहीं है जिसके तहत यह अपराध आता हो, उसे खत्म कर दिया गया है 2018 में ही, सितंबर के महीने में। तो फिर कैसे आखिर इस बच्चे को न्याय मिल पाएगा? शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक को उठाने के लिए, क्योंकि ये इस तरह की घटना आप याद करेंगी। खैर, यहाँ एक बच्चे का मामला है, हाँ। जो बहुत मासूम है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आप ही के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, एक वाराणसी में नशा मुक्ति केंद्र पे इस तरह की घटना हुई थी और वो काफी ज्वलंत थी और आप लोगों ने काफी बड़े मुद्दे पे उठाया था। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं गरिमा जी, ये समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और उन सबसे बड़ी उन अभिभावकों के लिए बहुत चिंता का विषय है कि आखिर वो अपने बच्चों को कहाँ पे रखें, किस तरह की सुरक्षा उनको महसूस हो कि वो किसी गुरुकुल में अपने एक बालक को भेज रहे हैं, अपने बेटे को, बिटिया को, वो किस तरह से उस सुरक्षा को सुनिश्चित करें। कानून का, उस पे लगने वाले धाराओं का, उस पे होने के धाराओं के बाद उस पे होने वाले जो भी उनको दंड प्रक्रिया का जो पालन है, वो तो एक दूसरी बात है। लेकिन समाज में इस तरह की घटनाओं के होने के पीछे क्या क्या कारण है? आखिर किस रवैये को लेते हुए समाज में ऐसे लोग हैं जो गुरुकुल खुले हुए हैं जिसमें कोई नियमावली नहीं है? अगर जैसी घटना मैं इस सुबह से देख रहा हूं, इसमें अगर बच्चे का ये बता रहे हैं गुरुकुल वाले कि वो गिर गया, अगर गिरा, कोई घटना हुई, तो स्वजन को रिपोर्ट करने के साथ साथ कोई लोकल अथॉरिटी को इन्वॉल्व करते, डॉक्टर इन्वॉल्व करते, कोई सरकारी अस्पताल में फोन करते कि लखनऊ से ले आकर के सीधे कानपुर उनको छोड़ना था। तो वहां तो टोटल लग रहा है कि इन लोगों की कोई ना कोई मानसिक दूषित इनकी प्रक्रिया थी, कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत ही ये बचना चाह रहे थे। तो धाराएं तो इस पे इतनी है कि ये कानून में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अगर पूरी तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इसमें कहीं ना कहीं उम्र कैद की सजा बनती हुई दिख रही है। अगर ये लेकिन किन धाराओं के तहत ये पूरा मामला चलेगा? क्योंकि 2018 में चलेगा, हाँ। पॉक्सो एक्ट चलेगा इसमें, हाँ। और जो समलैंगिक का जो कानून है उसमें चलेंगे जो पर उसी समलैंगिक कानून की मैं बात कर रही हूँ कि उसे 2018 में खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस अपराध की श्रेणी में नहीं लिया जाता। अपराध की पॉक्सो है यहाँ पे, अपराध तो है ही, वो दूसरा नहीं। मैं बिल्कुल इस बात को कह रही हूँ सर। विनीत जी, अगर 377 पे बहस कर रहे हैं, करेंगे हम लोग, तो उसका बहुत वाइड एरिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका बहुत वाइड एरिया है। उसपे इस केस का कहीं नहीं लागू होता है। यहाँ पे उस केस से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये केस पूरी तरीके से क्राइम है और इस क्राइम को देखते हुए इस पे वो सारी धाराएं लागू होंगी, पॉक्सो से लेके, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। एक बच्चा गुरुकुल में भेजा जाता है 11 साल का, और वहां गुरुकुल में जाने के बाद उसके साथ ऐसे जघन्य अपराध होते हैं और किसी भी प्रशासनिक सिस्टम को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता और उस बच्चे को उसके माँ बाप के दरवाजे पे फेंक के आ जाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से देखिए कि जो स्टोरी है ये पूरी तरीके की एक जघन्य अपराध में आती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम भी इस चीज को अपराध मान रहे हैं और जघन्य अपराध मान रहे हैं। उम्र कैद से लेकर के मृत्यु दंड तक भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद यही है कि ऐसे दोषियों को जिस और ऐसे करने वालों को एक कड़ा संदेश मिले। और जिस जघन्यता के साथ उस मासूम बच्चे के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है विनीत जी, हम लौटेंगे आपके पास में और विस्तार से इन कानूनी दावपेच को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट रविंद्र चपराना जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका भी। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? गुरुकुल जैसे संस्थानों को जिनको सोचकर ये कहा जाता है कि वहां पर शिक्षा संस्कारों के साथ दी जाती है, लेकिन सबसे पहले तो कम से कम सुरक्षा ही दी जाए, यही अपने आप में काफी है। ये जो घटना सामने आई जिस पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतनीय है और मुझे लग रहा है कि बहुत परेशान कर देने वाली, क्योंकि वर्तमान के समय में पहले तो बहुत कम लोग गुरुकुल भेजते ही हैं, लेकिन अगर कुछ माता पिता ये कर पा रहे हैं तो उसके बाद ऐसी घटनाओं के बाद मुझे लगता है और ज्यादा कमी आ जाएगी बच्चों में। गरिमा जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से ऐसे खुलासे होते हैं, मैं आपको इसी बात का साधुवाद देता हूँ। कुछ दिनों पहले आपने एक संस्था का खुलासा किया जिसमें वो
नक्शा मुक्ति केंद्र के अंदर मृत्यु हुई, इकलौता बच्चा था वो। उसके बाद कई ऐसे मामले हैं जिसपे आप चर्चा भी करते हैं, बाकी चैनलों पे मैंने सुनने को नहीं मिलता है इतना ज्यादा। हेडलाइंस होती हैं फिर उसके बाद खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जब ये अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को एक विश्वास के खातिर, एक विश्वास करके इन गुरुकुलों में अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, धार्मिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ हम अपने बच्चों को उस गुरुकुल पे पूरा विश्वास करके भेजते हैं। अब ये भी कानून की बात आ रही थी अभी कि भाई उस पे कौन सा कानून है, क्या जज साहब कौन सा फैसला सुनाएंगे, क्या हमारे प्रावधान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विश्वास तोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है इनके पास, कोई प्रावधान नहीं है, कोई फांसी की सजा नहीं है। गुरुकुल को जमीन मिलती है, जो मिलती है फ्री में मिलती है। जितने भी आपके 5000 से ज्यादा यूपी के अंदर गुरुकुल है और कम से कम 2200 से ज्यादा करीब आपके ये नक्शा मुक्ति केंद्र कई जनपदों में जो खुलते हैं, तो इनके अंदर जो टीचर हैं, जो इनको शिक्षा प्राप्त करते हैं, देने वाले हैं, वो कसाई खाना है, राक्षस बैठे हुए हैं। एक बच्चे को आपने वहां शिक्षा के लिए भेजा और वो मर गया, या वो उसको उसे घर के सामने रख के चले गए, इससे बड़ा अपराध कहीं हो सकता है? योगी जी, मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, जो कोई डकैती मारता है, कोई बदमाशी करता है, उनको तो आप एनकाउंटर करते हैं, उनका तो आप एक टांग पे गोली मार के हाफ एनकाउंटर करते हैं। पुलिस कोई प्रशासन है, उसको अगर वो गलत करती है तो आप उसको लाइन हाजिर भेज देते हैं, उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसको तो वो एक इंक्रीमेंट मिल जाती है। दूसरा, जो ये लोग हरकत करते हैं, इनके लिए क्या कानून है? आप इनको क्यों नहीं एनकाउंटर करते? इनके साथ गुरुकुल को खत्म करके गुरुकुल में इनमें कुछ और चीजें खुलवाइए। अगर इस तरह के, अभी एक आपने उदाहरण दे दिया, आपने, आपके पास तक वो काम बातें आ गई हैं और आपने इसको इतना मतलब अभी दिखा दिया है सबको कि इस तरह का यहाँ से हो रहा है। मगर कई गुरुकुल ऐसे हैं जिनके पास तो पुलिस प्रशासन तक या आपके माध्यम तक वो तो पहुंच ही नहीं पाते हैं बेचारे, उनके तो कितनों की मौत होती होगी। इसके लिए कड़े कानून की व्यवस्था है क्या? ठीक है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है इनके पास। अब आप ये देखिए, जब आपको जमीन फ्री में मिल गई है, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इनको सालाना बहुत पैसा भी मिलता है, और जो ये लोग गुरुकुल में अपने बच्चे को दाखिल कराते हैं, ये सालाना हजारों रुपए देते हैं, सिर्फ इसी लालच में कि हमारे बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। और उस शिक्षा को ना मिलने के अलावा अगर उन पर अत्याचार होता है, कई गुरुकुल में आप जाके देखिए, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैंने कई गुरुकुलों में देखा है, हमने जाके वहां पे संस्थाओं में अपनी तरफ से कुछ सामान बांटने गए थे, तो जो टेबल लगाते हैं, जो कुर्सी लगाते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो वहाँ वो कुर्सी टेबल लगा रहे हैं, अब आप ये देखिए उनसे क्या काम, ये क्यों काम कराया जाता है? सफाइयां कराई जाती हैं, उनसे पेड़ पौधे लगवा रहे हैं। ठीक है, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं मनमर्जी चल रही है और ऐसे अपराध भी पनप रहे हैं। खैर, हम और विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे और मेहमानों को भी जोड़ेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सुदीप साहू हमारे साथ में है गाजियाबाद से। बहुत स्वागत सर आपका, क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? जी नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा प्रारंभ करी है। इन्होंने बताया कि 5000 के लगभग गुरुकुल हैं। पहले की मदरसा की गड़बड़ियों के बारे में खबरें निकला करती थी, ये पहली दफा नहीं कि गुरुकुल में भी गड़बड़ी हो रही है। उस बच्चे को जो है मार दिया गया, अखबार में मैंने पढ़ा कि उसके ऊपर 45 निशान पाए गए थे चोट के, और उसको मार करके उसके घर के बाहर छोड़ के चले गए। अरे भाई, जिस प्रकार से आप जोर लगा रहे हैं कि मदरसा बोर्ड बनाएंगे हम, तो ऐसे में आप गुरुकुल बोर्ड क्यों नहीं बनाते हैं? गुरुकुल के लिए नियम कायदे कानून बनाइए, कौन खोलेगा कौन नहीं होगा, शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, तो गुरुकुल बोर्ड बनाइए आप। और जब भारत में एक शिक्षा की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, तो ये गुरुकुल का क्या मतलब है? एक शिक्षा की व्यवस्था बनाइए ना। सब जगह तो आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और शिक्षा में आप 50 तरीके के चक्कर चला रखते हैं। एक शिक्षा क्यों नहीं करते हैं सबके लिए, सब बच्चों को वही मिले? इतना ही कहना है, धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और मेहमानों के साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले जनहित में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं रवि सिंह जी हमारे साथ में। रवि जी, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। आखिर क्यों कोई बोर्ड की बात नहीं होती, क्यों कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती है? अब गुरुकुल में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस भी शख्स ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उस बच्चे के साथ अपराध किया, उसको सजा मिल सकती है, लेकिन जो भरोसा टूटा है माता पिता का, जिन और माता पिता के बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ रहे होंगे, उन बच्चों का भविष्य क्या है? आखिर क्यों बिना जवाबदेही के ऐसे शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक शैक्षणिक संस्थान चलते रहते हैं, कोई नजर नहीं होती उन पर? रवि जी। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। भारत के संविधान के आर्टिकल 29, 30 इनका लाभ उठा करके चाहे गुरुकुल हो, मदरसे हो या क्रिश्चियन संस्थान हो, सभी प्रकार के संस्थान धार्मिक संस्थान के रूप में विकसित किए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या इन संस्थानों में यह है कि इन पर किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं तय हो रही है। मैं इसके लिए सुझाव भी कई बार हो चुके हैं, सरकार ने भी उठाए हैं कि इनकर पूरी तरीके से जिला प्रशासन और सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। डीएम की कमेटी पूरी इन पर लागू होनी चाहिए। सुरक्षा व निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगातार इंस्टॉल हो। किसी के भी अनाधिकृत बच्चे लोगों के प्रवेश के लिए नियंत्रण की व्यवस्था करनी चाहिए। स्टाफ की नियुक्ति ऐसे करें कि वहां पे महिला जो लोग हैं, वहां महिला स्टाफ की और पुरुष स्टाफ की लगातार 24 घंटे निगरानी हो। सबसे बड़ी बात, जो भी अभिभावक भेज रहे हैं उनमें बच्चों से लगातार संपर्क बनाए रखने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। अचानक औचक निरीक्षण जिला प्रशासन का जरूर होना चाहिए। अभी वर्तमान में स्थितियां ये है कि वहां पर पूरी तरीके से चाहे मदरसे हों, चाहे गुरुकुल हो, चाहे ईसाइयों के क्रिश्चियन संस्थान हो, वहां पर पूरी तरीके से एक इस तरीके की व्यवस्था है कि उसको सनातन और परंपरा या फिर धार्मिक संस्थानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक आडंबर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर वैदिक शिक्षा के नाम पर हो, चाहे इस्लामी शिक्षा के नाम पर हो, बच्चों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश भी किया जाता है। वहां पे शिक्षा दी जाती है। ठीक है, संस्कृति का सम्मान जरूरी है, आप संस्कृति के रूप में शिक्षा दीजिए, लेकिन उसकी जवाबदेही एक तरीके से पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में इसको लाना चाहिए। जो भी ट्रस्ट के यार सोसाइटी के लिए इसका पंजीकरण करा रहे हैं, उसकी पूरी तरीके से जिला प्रशासन के अंदर होना चाहिए। सारे आयोग हो, चाहे ओबीसी आयोग हो, चाहे हमारा महिला आयोग हो, चाहे बाल आयोग हो, सभी तरीके के लोगों का वहां पे हस्तक्षेप होना चाहिए। समय समय पर इनका निरीक्षण होकर के इनकी जांच हो। वहां पे जो सबसे पहले जो टीचर रखे जा रहे हैं, जो स्टाफ रखे जा रहे हैं, वो प्रशिक्षित होने चाहिए। जो मेरा मानना है और मेरी मांग भी है कि जब हम सारे एजुकेशन में, चाहे प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो, चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हो, चाहे प्राथमिक शिक्षण संस्थान हो, टीईटी, सीटेट या यूपीटीईटी या किसी भी प्रकार की हो, आप सारे टेस्ट लेकर के उनको देते हैं, बीएड देते हैं, तो इन धार्मिक संस्थानों में क्यों नहीं लागू हो रहे हैं? यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है या टीचर दिए जा रहे हैं, वहां पर उस तरीके की गुणवत्ता शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? या ये योग्यता का मापदंड दोहरा क्यों? सारे भारत में चाहे वो कोई शिक्षण संस्थान हो, वो धार्मिक रूप से शुरू किए जाए, चाहे किसी भी प्रकार से किए जाए, प्राइवेट हो, सरकारी हो, वहां पर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षक ही पढ़ाए जाने चाहिए। उनकी नियुक्ति आयोग के माध्यम से होनी चाहिए। उनकी जवाबदेही पे जिला प्रशासन का पूरी तरीके से हस्तक्षेप और नियंत्रण होना चाहिए। डीएम की विशेष कमेटी एक बननी चाहिए जो यहाँ पर जाकर के समय समय पर औचक निरीक्षण करे। बाल आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सभी प्रकार के आयोगों का वहां पर नियंत्रण होना चाहिए। वो अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। ह्यूमन वायलेशन पर होने पर मानव अधिकार संरक्षण कानून का पालन होना चाहिए। जब इस तरीके के नियम हम लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ही पारदर्शिता आएगी और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगा सकेगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कानून का डर ही कानून का शासन स्थापित करता है। अगर हमको रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है तो कानून का डर सबके अंदर जरूर होना चाहिए। जो हमारी सरकार ने, आप देखिएगा 2017 के बाद से किसी भी प्रकार के अपराध की बात हो तो कानून का डर जरूर स्थापित किया गया है। लेकिन वर्तमान की घटना में तो कानून के डर का मुझे लगता है कहीं साफ साफ दूर दूर तक कोई रिश्ता नजर नहीं आता। एक शख्स, एक संचालक घर के बाहर बच्चे के शव को छोड़कर चला जाता है। क्या आपको लगता है कानून का कोई डर? कानून क्या, मुझे लगता है उसे तो किसी का भी डर नहीं रहा, क्योंकि अगर कोई घटना बीती, ऐसा कौन करता है? आप सोचिए ना, में 10 साल की बच्ची के संग रेप करके हत्या हुई थी उसकी। मुख्यमंत्री देखिए, अगर और स्कूलों में भी अभी कुछ दिन पहले ही हमने चर्चा किया था, जहां पर स्कूल में एक बच्चे के साथ हेडमास्टर दुर्व्यवहार कर रहा है। कहीं सरकार की फेल्यूर है।
अगर ठीक है। कानून स्थापना की बात सरकार होती तो 24 घंटे के अंदर आपकी ये बात को मैं बिल्कुल आपकी मानता हूं, गिरफ्तारी हो आपकी इस रही बात है, को मैं बिल्कुल पुलिस पूर्णतः मानता हूं प्रशासन कि ने कहीं न तुरंत इस कहीं मुकदमे इन पर संस्थानों संज्ञान में किया है। सरकार किसी को इंटरफियर होना चाहिए, अन्य आयोगों देखिए, का आप इंटरफियर पूर्व की होना चाहिए, सरकारों की अगर सरकारी बात करेंगे, टीचरों का हस्तक्षेप होना डिबेट की चाहिए। अगर बात करेंगे, इसी तरीके से कोई ये पहली घटना नहीं है, ऐसी लगभग आपको सैकड़ों घटनाएं आपकी मिल सकती हैं। आप लगातार अभी देख लीजिए, ठीक है, बनारस चलिए, में आपस में एक साथ बात नहीं करते हैं। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चलिए, ठीक है, हम लौटेंगे। देखिए, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर जवाबदेही सबसे पहले तय की जानी चाहिए और उसके लिए सरकार किसी की बिल्कुल जवाबदेही तय करनी चाहिए, जिला प्रशासन को जवाबदेही तय करनी चाहिए। और रही बात डिबेट की, आप सरकारों की बात, जिला प्रशासन की सिर्फ जवाबदेही नहीं है सर, ये सिर्फ नहीं, रवि जी प्लीज, ये सिर्फ जिला प्रशासन की जवाबदेही नहीं है। आपने गुरुकुल को लेकर क्या नियम बनाए, वर्तमान में आपकी सरकार है, हम आपसे भी ये बात पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, मदरसों पर अगर हंटर चलता है तो गुरुकुल में भी ऐसी घटनाएं होने पर आप लीजिए एक्शन। मैंने बिल्कुल आपको बताया, हमारी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEF 2023 के तहत गुरुकुल को गुरुकुल क्रेडिट फ्रेमवर्क में लेने की पूरी तरीके से बात की है। ठीक है, दुर्भाग्य नहीं तो वैसे ही तो घटनाएं फिर बढ़ती जा रही हैं, आपको पहले ही कदम उठाने चाहिए। चलिए रवि जी, लौटेंगे हम। ठीक है, रवि जी आएंगे। रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, फिर विनीत जी के पास चलेंगे। अगर आप पिछली सरकारों की बात करेंगे, अरे तो सरकारों की बात ही नहीं करनी है हमको, हमें सिर्फ वर्तमान की बात करनी है, हमें कोई राजनीति। हमारे पक्ष के साथी जो बैठे हैं, जो संस्था में आज उस सरकार को चला रहे हैं यूपी की, अभी इन्होंने लंबा चौड़ा पूरा कानून हमें किताब पढ़ा दी है। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं कि आज जिस बच्ची की मौत हुई है, जिस बच्चे को घर के बाहर फेंका गया है, उसके लिए आप किस कानून के तहत उन दरिंदों को क्या सजा देना चाहेंगे? अगर आपने कानून को स्थापित डर के माध्यम से करना है तो करिए ना, कौन रोकता है? आपके पास ये तो बिल्कुल किया गया है। देखिए, हम लोग हमारी सरकार ने बड़े गैंग नेटवर्क पे कार्रवाई करके दीजिए, इनको पता लगे कि ये समाज में दरिंदे हैं, इनको फांसी लगाओ ना सरेआम, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं करते? आप निश्चिंत रहिए, जांच के बाद अगर आरोपित रहेंगे। मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ। चलिए रवि जी प्लीज शांत रहिए, अभी बाद में आऊंगी तब जवाब दीजिएगा। अरे रवि जी एक एक करके बोलिए। सौरभ जी मैं आती हूँ, प्लीज सौरभ जी शांत रहिए, अभी एक एक करके बोलिए, आप लोग एक एक करके बोलिए प्लीज। रविंद्र जी आप कंप्लीट करें, फिर विनीत जी के पास जाएंगे। अब स्कूल की दीवार गिर गई, उसमें बच्चे मर गए, आज तक वो बाहर घूम रहे हैं। टीचर जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी वो बाहर घूम रहे हैं। कितने लोग आपको मैं गिनवा दूंगा, उनके साथ कोई कानून की व्यवस्था ऐसी लचीली है, कुछ पैसा देके कुछ प्रशासन के विभाग के लोगों से मिलके वो तो बाहर घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ये कानून की आप हमें बता रहे हैं ना, आप डर बैठाना चाहते हैं कानून का। योगी जी से मेरा और आप मेरी बात अगर आप वहां पहुंचा देंगे, आपका बड़ा धन्यवाद होगा। उनको एक स्थापित करना है ना डर, तो इसी कानून पे ये जो हरकत हुई है इस बच्चे के, उन माँ बापों को एक श्रद्धांजलि दीजिए उनके बच्चे के नाम से, कि आपको हम ये ऐसा काम कर देंगे कि कभी वो जिंदगी में किसी बच्चे की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा कोई। निश्चित ही ठीक है, चलिए कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, हो गया रवि जी, हम जवाब अभी लेंगे आपसे बाद में। ठीक है रवि जी, बाद में जवाब लेंगे। विनीत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। विनीत जी, कानूनों को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर किस कानून के, आपने पॉक्सो का जिक्र किया, अच्छी बात है, समझ में आए कि आखिर हाँ क्या एक्शन हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह कि आपको लग रहा है कि ये घटना कई सारी नई बहसों को भी जन्म दे रही है। हम मदरसों को लेकर चर्चा करते आए हैं, अब गुरुकुल में भी ऐसे महापाप की तस्वीरें सामने आ रही हैं, घटनाएं सामने आ रही, तो मुझे लगता है कि ऐसे धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों पर भी अब मुझे लगता है जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया और साथ ही साथ नजर रखने का भी वक्त आ गया कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, क्योंकि कोई जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल गरिमा जी, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हाँ। कोई मॉनिटरिंग का प्रॉपर इनका कोई प्रोसीजर नहीं है, जो कि मंथली लेवल पे या क्वार्टरली लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग हो, जैसे कि स्कूलों की ऑडिट का हो कोई सिस्टम। क्योंकि अब बहुत से लोग हैं, जब से ये सरकार आई 2014 के बाद से, जब से सनातन धर्म और धार्मिक रूप से ज्यादा लोग हुए, जब से आप देख रहे होंगे मंदिरों में दर्शन करने वालों की भीड़ भी बढ़ी, तो अब लोगों का बहुत सा रुख है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे घरों से है, उन्होंने भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक तंगी वाले लोग ही गुरुकुल में भेज रहे हैं। RSS और कई ऐसे संगठन है जिनके और भी गुरुकुल चलते हैं, लोग जानते होंगे, और उसमें भी बच्चे जाते हैं और अच्छे घरों के बच्चे जाते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग का प्रॉपर ऑडिट का कोई अभी सरकार के पास किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो समाज में सपोज किसी भी बच्चे को, किसी भी गार्जियन को अगर
जैसे विद्यालय भेज रहा है, स्कूल भेज रहा है, वहाँ प्रोटोकॉल है, मॉनिटरिंग है, एक दूसरे की जिम्मेदारी है, उसमें नोडल ऑफिसर है, यहाँ पे भी होना चाहिए। इसमें जो इम्प्लॉयज होने चाहिए, स्टाफ होते हैं, इनके भी प्रॉपर आयोग के द्वारा कई भर्तियां होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि गुरुकुल में चूंकि निःशुल्क शिक्षा होती है या बहुत मिनिमम रेट पे होती है, जो भी फीस होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते, तो सरकार के द्वारा कुछ उसमें अनुदान की इस तरह से व्यवस्था हो कि हाँ, टीचर और जो सिक्योरिटी स्टाफ होंगे या जो भी होगी वो सरकार उसकी वहन करेगी। तो तमाम ऐसी चीजों के साथ एक गुरुकुल को भी या कोई भी जिस तरह के आप बता रहे हैं कि ये नई संस्थाएं, चाहे वो मदरसे हैं जो बढ़ रहे हैं इस सरकार में, उसमें एक प्रॉपर एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल सरकार का है, जिसमें कि बच्चों और अभिभावक को पूरी तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित हो। जहां तक कि नई बहस की आप बात कर रही हैं, ये तो बात सही है। इस तरह की अगर घटनाएं आए, चाहे वो नशा मुक्ति में मृत्यु हो रही है, चाहे गुरुकुल में हो रही है, चाहे विद्यालयों में हो रही है या अस्पतालों में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की एक मानसिक स्थिति जैसा बन रहा है, साइकोलॉजिकल, की सरकार कानून में मैसेज तो देना चाह रही है, लेकिन वो मैसेज क्या लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्या अभी भी जो क्रिमिनल्स हैं या जो अपराध करने के अपने आदी हैं, उस पर क्या इस तरह के भी सरकार द्वारा दिए गए उदाहरणों के द्वारा भी कोई असर नहीं पड़ रहा है? तो एक नई बहस तो हमेशा आप सही कह रहे हैं कि बनती है, और गुरुकुल और इस तरह की संस्थाओं पे लगाम लगाने की जरूरत है, और बहुत ही सख्त इस पे प्रोटोकॉल लगाने की जरूरत है। ठीक है, और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नेता समाजवादी पार्टी की ओर से ठाकुर सौरभ जी कुछ कह रहे थे। सौरभ जी, इन गुनाहों का जिम्मेदार कौन? देखिए, वो एक इंडिविजुअल मामले की जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ गुरुकुल को जिम्मेदार मान लिया जाए या उन लोगों को भी माना जाए जो इन्हें मनमर्जी करने की इजाजत दे रहे थे इतने समय से? मैडम, एक चीज ये है कि सिर्फ एक घटना, जैसे कि ये आज की घटना हुई है, सारे गुरुकुलों को उसी चीज में भापा नहीं जा सकता, क्योंकि अपराधियों की ना कोई जांच होती है और ना ही कोई एक संगठित कोई वो होता है। तो कृपया करके ये तो नहीं किया जाए कि सारे सबको गिन लिया जाए, लेकिन यहाँ की इन सारे गुरुकुल की या अन्य कोई शिक्षण संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उन सभी को कहीं ना कहीं इंगित करना चाहिए और सरकार को अपने कहीं ना कहीं वहां पे कंट्रोल रखना चाहिए। उसका सबसे पहली चीज, जैसे ये अपराधी की बात है, रही बात जिसने ये अपराध किया, वो सबसे बड़ी कानून व्यवस्था फेलियर इस जगह पे हुआ क्योंकि लखनऊ से लेके उस मृत छात्र को लेके वो जो है कानपुर तक आता है। क्या बीच में जो सारी जो है पुलिस प्रशासन व्यवस्थाएं होती हैं या अन्य कोई बैरिकेडिंग होती है, क्या चीजें वो थी कि वो वहां छोड़कर चला गया? वहां हुई तो वहीं पे सारी सूचनाएं क्यों नहीं दी गई? ये जब तक उनके जो हमने बाइट में सुना है तो उनके माता पिता लखनऊ निकलने वाले होते हैं और उससे पहले वो लोग लेके यहाँ पे आके छोड़ के और उसको भाग जाता है। तो ये कोई आम चीज नहीं रही। घटना एक हो जाना और घटना हो जाने के बाद उसको षड्यंत्र के साथ पूरा रचा जाना, ये बड़ा षड्यंत्र की बात है। दूसरी चीज, सरकार को कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि अगर उसकी जवाबदेही की बात करें तो हम तो पूरी तरह फेलियर मानते, क्योंकि ये घटना नहीं है। मैं लगातार आपसे शुरू से ही बोल रहा हूँ। दूसरी चीज कि ऐसी ही संगठित जो और भी अपराध हैं, जिस जगह हम लोग कानपुर से बात कर रहे हैं, यहीं पे आप ये मानिए काकादो में एक कोचिंग मंडी थी, उसमें एक छात्र को बंधक बनाकर 3 दिन तक मारा गया था। और उस मारने वाले को लोगों के जो छात्र बंद हुए थे, जो सीनियर जो यहाँ लोकल के लड़के थे, उन लोगों को आप ये मानिए बहुत ज्यादा 15 दिन शायद वो जेल में रहे होंगे, उसके बाद छोड़ दिए गए। उस बच्चे के संग वो अपराध हुए थे कि उसके पर्सनल जो मतलब अंग मानेंगे तो उनको तक छेड़छाड़ करी गई थी। क्या इस तरीके से उसमें 15 दिन गिरफ्तारी हो सकती थी? और 15 दिन बाद 14 दिन बाद रिमांड के बाद उनको किस तरह से लेन देन करके या क्या व्यवस्थाएं करके या प्रशासन कहाँ फेल्योर था, उनको छोड़ दिया जाता है। आज वही गुंडे, फिर उसके बाद एक और घटना होती है, वहीं पे वही लोग फिर अपराध करते हैं। तो अपराधी या उनकी देखने को कहीं आप ये तो देख लेंगे कि इस समय पुलिस प्रशासन तमाम एनकाउंटर पूरे उत्तर प्रदेश में करें, तमाम अपराधियों को देख लिया कि इनके अपराध हैं, तो भी पुलिस प्रशासन ने फेक एनकाउंटर, जिनको मैं फेक एनकाउंटर कहूंगा, कि बिल्कुल एक पुलिस प्रशासन का आप ये मानिए कि इतना बढ़िया निशाना होता है कि वो सिर्फ लेफ्ट टांग तय करते हैं और सिर्फ एक टांग में और सिर्फ वहीं लगती है गोली। क्या उनके निशानची लोग हैं? और जब कोई बड़ी ओरिजिनल घटनाएं होती है तो वहां पुलिस प्रशासन गायब होता है। तो मैं तो सिर्फ एक मांग करूंगा सरकार से और बाकायदा निवेदन के साथ में कि सारे शिक्षण संस्थानों में सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए, एक तो शिक्षा एक इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब एक तरह की होनी चाहिए, एक तरह की शिक्षा हो तो कहीं ना कहीं बच्चों को फायदा मिलेगा। तरह तरह की शिक्षाएं और तरह तरह की शिक्षा संस्थान जो अपनी अपनी व्यवस्थाओं के साथ जी रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक साथ आके काम करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये मान जी ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमानों को जोड़ते चलेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में गिरीश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी से और देश की राष्ट्रपति महामहिम
द्रौपदी मुर्मू जी से और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस समय पदासीन है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपनी इमरजेंसी शक्तियों का तत्काल प्रभाव से यूज करते हुए पूरे देश में एक साथ आज ही वक्त एक आदेश जारी करें कि संपूर्ण जिलाधिकारी जितने भी देश हैं वह तुरंत अपने जिलों में जो भी इस प्रकार के शिक्षा संस्थान के नाम पर बच्चों को कैद करके रखा गया है उनकी तुरंत लिस्ट बनाएं और लिस्ट बना के सरकार को बताएं उन बच्चों की हालत क्या है, वहां पर देख करके कैसा खाना, कैसा पीना, कैसा रहन सहन, उन बच्चों को आजाद कराएं, उनके घरों में भेजें। अगर आप ऐसा नहीं करते नरेंद्र मोदी जी तो आपके 11 साल के इस शासन में ब्राह्मणों की क्या होता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सामने ही देश से प्रमाणित होता है। अगर आप ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करना चाहते, देश के नागरिकों की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, ये वक्त दीजिए। आप इस बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बच सके, कैसे मैं आपको आज के साथ प्रधानमंत्री देश का बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, नाराजगी लोगों में है और साथ ही साथ कई सारे सवाल भी हैं क्योंकि घटना अपने आप में निंदनीय है। विनीत मिश्रा जी का हम फिर से रुक कर लेंगे। विनीत जी, बहुत निंदनीय घटना है, हम लगातार यही चाह रहे हैं कि इस पूरी घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने इसको पहले भी जघन्य अपराध की श्रेणी में बताया और ये सच बात है कि कई बार हत्या की घटनाएं होती हैं, लेकिन ये हिमाकत कि आप उस बच्चे के शव को उसके घर के बाहर छोड़ कर चले जाते हैं, आपने इतना इंतजार नहीं किया कि माता पिता को कैसे जानकारी दी जाए। आखिर क्या हुआ होगा? 40 से ज्यादा बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर कई जगहों पर सिगरेट से जलाने के भी निशान बने हैं, जो अपने आप में इस अपराध की जघन्यता को बता रहा है। महज 11 साल का मासूम था, शरीर पर 40 से ज्यादा यातनाओं के निशान अपने आप में इस पूरी घटना की जघन्यता को बयान कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसी लिहाज से सजा दी जाएगी? क्योंकि ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये भरोसे के टूटने की भी बहुत बड़ी बात है। जी, आप जो बता रही हैं और जिस तरीके का मैं बालक का तस्वीर भी देख रहा हूँ, हाँ, और वो बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना होगी जो उसके साथ हुआ होगा। ये तो विचारणीय विषय है और जाहिर सी बात है कि जब भी न्यायालय में मुकदमा जाता है तो हम लोग भी और जो माननीय न्यायमूर्ति लोग भी होते हैं वो भी उस तरीके की तस्वीर या उस तरह की घटना को, उस सिचुएशन को महसूस करते हैं और पूरी क्राइम सीन क्रिएट करते हैं। और जिस विक्टिम के ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय, क्योंकि वो तो जिंदा नहीं है, वो बताने के हालात में नहीं है, लेकिन उस समय उसकी क्या मनोदशा रही होगी और इसी आधार पे जो है घटना का एक दंड निर्धारित किया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जैसा कि बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र तो नजर आ रहा है। अब वो षड्यंत्र क्या है, इस षड्यंत्र को तब पता चलेगा जब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए हाथ में और इस चीज को देखा जाए कि वहां सीसीटीवी में क्या निकला, कितने लोग गुरुकुल में आ जा रहे हैं या किस तरह से, कहाँ कहाँ सीसीटीवी है, कहाँ नहीं है, और वहां पे कौन लोग थे जिनका की प्रॉपर पूछताछ की जाएगी और इंट्रोगेशन के द्वारा उसमें पता चलेगा कि घटना हुई। क्योंकि इस बच्चे का भाई भी वहां पढ़ता था, मामा का लड़का भी साथ में पढ़ता था। हाँ, मामा के माध्यम से उसका एडमिशन कराया गया था। हाँ, जिसके मामा के द्वारा ही एडमिशन कराया गया था। तो उस बच्चे के भी बयान पे बहुत ज्यादा निर्धारित होगा कि आखिर वहां घटना हुई क्या। अगर घटना हुई थी तो जैसा कि मैं पहले भी बताया कि लोकल अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए था। आपने गार्जियन को, ठीक है, अगर कोई घटना हुई या किसी को चोट लगी, अगर सब कुछ सही है, यदि उसमें कोई आपका मानसिक कोई आपका उसमें नहीं षड्यंत्र नजर आ रहा है तो तुरंत से आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे या सरकारी अस्पताल में लेके जाएंगे, उसको कानपुर घर के छोड़ने लेके जाएंगे कि आप वो टाइम ड्यूरेशन बिता रहे थे, आप उस चीज को क्या छिपा रहे थे। तो ये सब जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जिस तरह के ट्रायल चलेंगे, इसमें सारी बातें एक एक बाल का के तिनके जैसा निकल आएगा और उसमें कहीं से भी कोई भी चीज छुपेगी नहीं। लेकिन लापरवाही हुई है और लापरवाही हर स्तर पे हुई है। सोचिए, एक व्यक्ति गुरुकुल में ऐसी घटना होती है, किसी को कोई खबर नहीं, वहां से वो पीड़ित को लेता है, विक्टिम को अपनी गाड़ी में लेता है, उसमें उसको लेकर के कानपुर तक चला जाता है, किसी को कोई घटना का नहीं, न कोई एलआईयू का फोन पे कई बार बात होगी, एलआईयू के पास हर रिपोर्ट होती है, उस तरह की कोई भी घटना का कोई भी जिक्र कहीं पे भी नहीं है। इतनी मतलब क्या हो रहा है, किसी के पास कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो इसलिए ये चिंतनीय विषय है। हाँ, कोर्ट में जाने के बाद जो घटना हुई है, ये अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी चूंकि एफआईआर की कॉपी मैं देख नहीं पाया और नहीं मिली, लेकिन इसमें गंभीर धाराओं में जाहिर सी बात है एफआईआर हुई होगी, जल्दी हम लोग को अभी प्राप्त भी हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो जांच के उपरांत और धाराएं इसमें जोड़ी जाएंगी और एक ठीक है
कार्रवाई इसमें होगी, सशक्त कार्रवाई। ठीक है, रविंद्र जी का रुख करेंगे। रविंद्र जी, इस घटना में दोषियों को सजा मिल जाएगी, सलाखों के पीछे भेज देंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे अभी भी उसी गुरुकुल में जिनका एडमिशन हो रखा है, उनके माता पिता की चिंता पर अगर हम विचार करें तो शायद बहुत मुश्किल दौर होगा उनके लिए। कैसे आखिर उन बच्चों के भविष्य को हम आगे देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, एक चीज और मैं अभी सामने बात आ रही थी कि भाई कानून, बायलॉज, ये सारी चीजें बनके संस्थाएं बनती हैं, चैरिटेबल बनते हैं, गुरुकुल बनते हैं, चैरिटेबल संस्थाएं जितनी होती हैं, तो अभी मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी ये गुरुकुल होते हैं, जितने ये सब चैरिटेबल होते हैं, और इनके लिए जब ये पास कराए जाते हैं तो इस पे कानून होता है, पूरा बायलॉज बनता है, हर चीज का एक क्लॉज होता है, हर बच्चों के रहने का, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों को परिवार से कैसे कनेक्टिविटी बनी रहे उसके लिए, या उनको क्या खाना दिया जाएगा, ये सब बायलॉज में लिखा होता है। फिर ये संस्थाएं बनती हैं, उनके बाद उसको पैसा मिलता है, सरकार से पैसा मिलता है। कोई गुरुकुल ऐसे फ्री में कोई नहीं खोल के रखता। अब आप देखिए उसमें अगर किसी में 50 बच्चे से लेकर मैं आपको कह सकता हूँ 500 बच्चे गुरुकुल के अंदर आपको मिल जाएंगे, मगर अब एक बच्चे के साथ जिस तरह से जो भी अपने माँ बाप अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, वो चरित्र निर्माण और ज्ञान का निर्माण करने के लिए, एक विश्वास के ऊपर उन बच्चों को वहां भेजा जाता है। आज उस बच्चे के साथ जो भी इतनी गंभीर, अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, मगर जिस तरह से आप बता रहे हैं बीड़ी के निशान है और उठा के उसको घर के बाहर फेंक के चले गए हैं, तो ये तो मतलब पहले सुना था कि भाई राक्षस हुआ करते थे, तो ये तो राक्षसों से भी बड़े काम करने वाले लोग हैं। इनके लिए कानून क्या बनेगा? कानून बनेगा, इनको महीने 2 महीने 6 महीने सजा कराने के बाद इनके वकील साहब होंगे, वो उनको छुड़वा के लेके जाएंगे। अब बात रही उन बच्चों की, उन भावुकों की, जो हमारे जैसे बच्चे, जो हमारे जो परिवार के बच्चे वहां जाके पढ़ाई करते हैं, उस पे इतना बड़ा धब्बा लगा है। ये 10 बार सोचेंगे लोग कि हमें इन बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए, ज्ञान निर्माण के लिए भेजना चाहिए, या अपने बच्चे को पता लगा महीने 6 महीने साल 2 साल में पता लगा बच्चे को वो कुछ हो गया जी, आप अपने या तो वो हॉस्पिटल में दिखा देंगे या घर के बाहर फेंक जाएंगे। तो ये तो उनके माँ बापों के देखे दिल पे क्या बीतेगी। हजारों कितने गुरुकुल हैं, हजारों कितनी संस्थाएं बनी हुई है जो अपने बच्चों को अच्छा निर्माण के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए भेजते हैं बच्चे। सबसे बड़ी बात है जिसका बच्चा गया है आप उसके दिल से पूछ सकते हैं, वो बताएगा, उसकी हालत तो है ऐसी, उस पर क्या दिल पे बीती है। और जिनके बच्चे उसी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप से आप पूछिएगा, उनको पता लगेगा कि इन बच्चों के साथ हमारे, वो रातों को अब सो नहीं पा रहे होंगे। एक बच्चा बेचारा ठीक है, उसके साथ जो इन्होंने गंभीर ऐसे आरोप कर उसको मार दिया गया है, मगर जो वहां अगर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे, 200 बच्चे जो भी हैं, उनके बच्चों की माँ बाप जो भावक है वो रात को सो नहीं पा रहे होंगे। उन्हें ये भी लग रहा हो कल को मेरे बच्चे का नंबर आ सकता है। तो ये कानून का डर होना बहुत जरूरी है। और कानून का ऐसा नहीं है, जितने भी मैंने कई संस्थाओं से बात की है, पता लगता है कि इसके जो फाउंडर है, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, या तो आपको इसके एक नेता मिलेंगे या फिर आपको ऐसे बिजनेसमैन मिलेंगे जो इसको धंधे को चलाते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ। विनीत जी का एक बार फिर से रुक करता हूं। विनीत जी, देखिए ऐसे मामले, ये गुरुकुल की ही बात नहीं, अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि एक स्कूल के भीतर एक छात्रा के साथ में हेडमास्टर के द्वारा दुर्व्यवहार की बात सामने आई है। ऐसे कई सारे मामले हैं। भाई स्कूल को या गुरुकुल को शिक्षा का मंदिर कहते हैं और कहते हैं कि शिक्षा से बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य उज्जवल होता है। माता पिता शिक्षा को या हर कोई बहुत जरूरी समझता है, लेकिन कैसे शिक्षा के मंदिर भेज पाएंगे जब इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी? उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल वर्मा जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। और एज ए गार्जियन हम लोग के भी बच्चे, आज समाज के जो भी सीरियस गार्जियन है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम बच्चों को जब भेजते हैं किसी दूसरी अथॉरिटी के यहाँ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे गुरुकुल हो, कोचिंग सेंटर्स हो, हर जगह कहीं ना कहीं हम सुरक्षा को लेकर के चिंतनीय हमेशा बना रहता है। अब सवाल इस बात का है कि हर जगह गार्जियन नहीं पहुंच सकता, उसकी भी एक लिमिटेशंस है। वो एक अपने बच्चों को भेजता है, उसके बाद ये उम्मीद करता है कि वो संस्था, वो इंस्टीट्यूशंस, वो चाहे जो भी जगह है, वहां पे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। यहीं पे प्रशासन का और यहीं पे सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब हम ऐसे समाज में आ गए हैं, आज के समाज में मानसिकता इस तरीके की आ गई है कि अपराधों के करने की तरीके भी बहुत बदल गए हैं पहले की अपेक्षा। पहले इतने सुरक्षित होते थे बच्चे, या हम लोग के बचपन में, आप और भी पीछे जाएंगे जब, और भी पीछे पीढ़ियों में,
गांव में बच्चे बहुत सुरक्षित होते थे, जाते थे, एक दूसरे के नजर में रहते थे। आज इतनी सुरक्षा के बावजूद भी तरह तरह के नए अपराध आप देखते रहेंगे, कोर्ट में तरह तरह के आते हैं। ये तो अभी एक जघन्य अपराध आप देख रहे हैं, इससे भी जघन्य तरीके के अपराध है जो हम लोग के सामने आते हैं कोर्ट में। तो कहने की इस बात का है कि इस तरह से मानसिक स्थिति बदलती जा रही है, अपराध के तरीके बदलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ती है, उसको और ज्यादा तेज होना पड़ेगा अपराधियों से 10 कदम आगे चलने के लिए। वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो या प्रोटोकॉल के थ्रू, सशक्त मॉनिटरिंग के थ्रू, क्योंकि अभी तक जो भी चीजें मानी गई हैं, जहां पे भी आप शक्ति या जो भी संस्था चलाते हैं, अगर उसमें मॉनिटरिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं, इंस्पेक्शन बहुत हार्ड रखते हैं, ऑडिट बहुत हार्ड रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होने के लिए, अपराध होने के लिए जगह कम मिलता है। लेकिन अगर किसी को छोड़ देंगे उसके हालात पे, तो जैसा कि ज्यादातर व्यापार का साधन ज्यादा बना हुआ है, शिक्षा और समाज में सेवा भावना कम रह गई। ठीक है सर। सौरभ जी, जल्दी से आपसे और फिर लास्ट रिएक्शन रवि जी से। सौरभ जी, आपको लग रहा है सरकार की जो जिम्मेदारी यहाँ पर निकलकर सामने है उसको निभाया जाएगा पूरी तरीके से? मैडम, सरकार से अगर कहीं ना कहीं हम तो लोग निवेदन कर सकते हैं, और अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती होती तो इस पे जवाबदेही अभी तक आ जानी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन ने जरूर अपना किसी की गिरफ्तारी भी शायद करी है, ऐसा कुछ बाइट में सुना है। अगर उन्होंने गिरफ्तारी करी तो उस पर किन कानूनों के साथ में क्या कार्रवाई करेंगे आखिर, और उसको क्या सजा मिलेगी, ये तो हम लोग आगे आने वाले समय पे देख लेंगे। लेकिन जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार की बनती है। ठीक है, रवि जी से जल्दी से सर, वक्त कम है। सरकार बिल्कुल शांत रहती, प्रतिक्रिया नहीं देती। ठीक है रवि जी, अब क्या आने वाले मामले कम से कम नहीं आएंगे, और क्या सरकार शांत रहने की बजाय कोई एक्शन लेगी, ऐसे कोई नियम बनाएगी, जवाबदेही तय करेगी? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकार एक्शन ले रही है। और जब से मुख्यमंत्री जी की सरकार 2017 से बनी है, कानून और ज्यादा ही तगड़े किए गए हैं। उनमें आप अभी देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से पुराने कानून चल रहे थे, आईपीसी अंग्रेजों के समय से चल रहा था, उसमें बीएनएसएस लगाए गए, लेबर लॉ चेंज किए गए, लगातार कानूनों को नए नए नहीं, फिर ऐसी घटनाओं पर भी कुछ तेजी से लगनी चाहिए थे ना। लेकिन वो घटनाओं पर मैंने जवाबदेही की बात किया, मैंने क्या कहा, इस घटना में आप एक्शन लेकर उस एक घटना के आरोपी को सजा दे देंगे, लेकिन उस भरोसे का क्या जो खत्म हो गया गुरुकुल के ऊपर जो जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उस भरोसे को आप कैसे दोबारा से जिंदा करेंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जिम्मेदारी तय करेंगे तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो और लगाम लगे आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं पर। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम बातचीत के लिए, तो गुरुकुल में महापाप सामने आया है। हालांकि अब पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन शुरू हो चुका है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर ऐसा महापाप शिक्षा के मंदिर में कब तक होता रहेगा, कब तक बच्चे यूं ही असुरक्षित रहेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।